गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम लोग पिछले दिन का जो हमारा बचा हुआ है वहाँ से प्रारंभ करेंगे। पिछले दिन ही क्लास ख़त्म हो जाती, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कट जाने के कारण यह नहीं हो पाया। पिछले दिन हम लोग मृदा का गुण देख रहे थे। मृदा के गुण में हम लोग मृदा का भौतिक और रासायनिक गुण देख रहे थे, जिसमें कि भौतिक में हमने एक आध दो का चर्चा किया था, गठन और बनावट का। रंग देख रहे थे, तभी कट गया। और आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कई नए कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, जैसे कि मृदा को कैसे अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, कैसे बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, काली और लाल मिट्टी एक दूसरे से अलग है। साथ ही साथ एक नया लोएस मिट्टी देखेंगे हम लोग, और लोएस बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के भी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आगे जो आप प्रतियोगी परीक्षा है उनकी भी दृष्टिकोण से। और एक चीज़ आपके जिज्ञासा के लिए हम बता दें कि देखिए किस प्रकार से आपके ही चैप्टर से, जैसे कि हम चैप्टर का आरंभ करवा रहे थे, उस दिन एक क्वेश्चन आपसे करवाए थे लेक्चर 1 में, वो यूपीएससी 2023 का प्रश्न था। और आज जब चैप्टर पूरा खत्म होगा तो आप देखेंगे कि आपको कितनी आसानी से बीपीएससी में पूछे हुए 3 सवाल हैं जो कि काफ़ी आसानी से आपसे बन जाएंगे। ये आप ही के चैप्टर से है, आप ही के क्लास से है, इसलिए कोई भी चीज़ को अच्छे तरीके से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। यह देखिए 63वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ प्रश्न है कि देखिए आपसे बहुत आसानी से यह बनेगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। ऐसे तो हम इसको बता दिए हैं, लेकिन आज जब हम मिट्टी के अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे तो और आसानी से आपसे बन जाएगा। यह सब प्रश्न तो आपको लगेगा कि बहुत हल्का प्रश्न है, अगर अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे तब, और अन्यथा नहीं तो आपको याद करना पड़ता है। उसी तरह से एक और प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है। इसको तो हम लोग शुरू में ही कर लिए हैं कि 60% से कम कहाँ पर है। तो बिहार में लगभग 65 से 67% भूमि पर खेती की जाती है, और पंजाब में इसके कुल भूमि का लगभग 80%, और यूपी में भी 70% के लगभग। तो यह देखेंगे कि यह पश्चिम बंगाल है। तो बहुत आसान प्रश्न पूछा जाता है इसमें, बहुत आसान प्रश्न इसमें पूछा जाता है। यह 59वीं बीपीएससी का प्रश्न है। उसी प्रकार से एक पोस्ट आप लोग सुने होंगे सीडीपीओ का, जो कि आंगनबाड़ी वाले का हेड होता है, जितना भी आंगनबाड़ी होता है उसका हेड होता है, उसका 2022 का प्रश्न है। यहाँ भी देखिए बहुत आसान प्रश्न है, आपके क्लास के आपके किताब के लाइन से निकाल कर प्रश्न दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है। यह आपको अभी हम नहीं बता रहे हैं, जैसे, लेकिन देखेंगे जैसे ही काली मिट्टी पर हम जाएंगे यह आसानी से बन जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वो हमारा जो यहाँ से छुटा हुआ है मृदा का गुण। तो मृदा के गुण में हम लोग देखेंगे थे कि किसी भी पदार्थ के गुण को 2 दृष्टिकोण से देखते हैं, एक भौतिक दृष्टिकोण, एक रासायनिक दृष्टिकोण। और भौतिक दृष्टिकोण में हम लोग देखे थे मृदा के गुण, किसी भी पदार्थ के गुणों को 2 दृष्टिकोण से देखा जाता है, या 2 प्रकार से। एक तो भौतिक का अर्थ होता है जो कि सामने से ही दिखाई पड़ जाए, जिसके लिए अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता नहीं हो। दूसरा है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को देखने के लिए हमें लेबोरेटरी में जाना पड़ता है। रासायनिक गुण से तात्पर्य है कि वह पदार्थ, यहाँ मृदा के केस में, यह मृदा में किन किन रसायनों का समावेश है, यह किन किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसमें धातु के कौन कौन से ऑक्साइड हैं और अधातु के कौन कौन से ऑक्साइड हैं, क्योंकि मृदा का रासायनिक संगठन ही मृदा की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। अगर इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होंगे, सभी प्रकार के रसायन मौजूद होंगे, तो इसकी उर्वरता अधिक होगी। उसके बाद भौतिक गुण में हम लोग देखेंगे गठन फॉर्मेशन, या किन किन कणों से बना हुआ है। कणों की बनावट के ही आधार पर हम मृदा को बलुई, दोमट, लेटेराइट, काली, लाल,
मृदा में बांटते हैं, पीटमय, जैविक, ये सब देखेंगे आज हम लोग। दूसरा है गठन के बाद बनावट। बनावट का कहने का तात्पर्य है कि इनके कणों का अरेंजमेंट कैसा है, किस व्यवस्था क्रम से कण सजे हुए हैं। बनावट को स्ट्रक्चर, और उसके बाद रंग देखेंगे। गठन और बनावट थोड़ा सा हम लोग देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले गठन, जो आवश्यकता लगे आप उसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो गठन कणों के गठन में गठन कणों, मौजूद कणों, उसके अंदर जो कण मौजूद रहते हैं, मौजूद कणों के आकार के आधार पर हम लोग गठन का अध्ययन करते हैं। कणों के आकार के आधार पर, जब कण के आकार जो है, कई प्रकार के कण होते हैं, जैसे कि बालू होता है, कंकर, उसी प्रकार से ढेला, और देखे होंगे एक भुरभुरी टाइप की मिट्टी होती है, भुरभुरी। ठीक, इन्हीं सब की उपस्थिति के आधार पर हम लोग मिट्टी को बांटते हैं। हम लोग मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, और उसके बाद फिर चिकनी मिट्टी। यह सभी मिट्टी आप देखे होंगे अपने परिवेश में। बलुई मिट्टी, मिट्टी जो कोई भी मिट्टी है, मिट्टी का निर्माण, मृदा का निर्माण होता है, दो मुख्य घटक होते हैं मृदा के, एक बालू और दूसरा पंख, इसको कीचड़, चीका या मड बोलते हैं। पंख या कीचड़ या चीका या इसी को मड बोलते हैं। बलुई मिट्टी में क्या होगा, बलुई मिट्टी में बालू अधिक होगा, बालू अधिक होगा और पंख कम होगा। दोमट मिट्टी में क्या होगा कि जितना बालू होगा उतना ही पंख होगा। यहाँ यह तात्पर्य नहीं है कि बालू बराबर पंख, कहने का मतलब है कि बालू और पंख समान मात्रा में होंगे। ये सब बातें आपके किताब में लिखी हुई है, हम सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से बोल रहे हैं। चिकनी मिट्टी में क्या होगा, चिकनी मिट्टी का अगर हम संगठन देखें, बनावट देखें, तो बालू इसमें कम होगा और पंख, बालू कम और पंख इसमें अधिक होगा। तो यह हम गठन देखें मिट्टी का। आपको इसमें जो आवश्यक लगे आप इसको उतार भी सकते हैं। ठीक, आप इसको उतार भी सकते हैं। नहीं, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप इसको उतार भी सकते हैं। जो आपको इसमें लगे कि उतारने के लायक है, आप इसको उतार भी सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे गठन के बाद बनावट। बनावट से तात्पर्य है कि मृदा के अंदर कणों की सजावट। ठीक है, अब इसको हटाते हैं।
गठन आपको समझ में आ गया होगा। यही बात यहाँ भी बताई जा रही है कि यह कणों के आकार पर निर्भर करता है। ठीक, बालू के कण बड़े होते हैं और चिकनी मिट्टी, और ये बलुई और चिकनी मिट्टी जो है यह पौधों के लिए कम उपयोगी है, इसमें फसल कम होता है। क्यों? क्योंकि बलुई में क्या होता है कि बलुई जल को तुरंत सोख लेता है। बलुई मिट्टी जो है, बालू में देखिएगा पानी अगर डालिएगा तो पानी तुरंत वहाँ पे रुकता ही नहीं है। तो बलुई मिट्टी में क्या होता है, जल तुरंत सोख लेता है, शीघ्रता से जल को सोख लेता है, शीघ्रता से जल को सोख लेता है। तो पानी अगर नहीं रुकेगा, अगर पानी यहाँ पे जल क्या होगा, यहाँ पे जल रुकेगा ही नहीं, यहाँ जल नहीं रुकेगा तो पौधा का विकास क्या होगा, पौधे का विकास भी नहीं होगा। इसके विपरीत देखेंगे चिकनी मिट्टी में अगर जरा सा भी पानी डाले आप, पानी इसमें थोड़ा सा भी पानी डाले तो ये चिपचिपा हो जाता है, या इसमें पानी जम जाता है। वाटर लॉगिंग की समस्या होगी। पानी जब जम जाएगा तो कोई पौधा है उसमें अगर पानी जम जाएगा तो पानी के जम जाने से क्या होगा, पौधा सूख जाएगा। तो ना ही चिकनी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है, ना ही बलुई मिट्टी। अब इसके बाद एक वो जो दोमट मिट्टी जिसमें कि बालू और चीका दोनों की मात्रा बराबर होती है, वह कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है, क्योंकि उसमें पानी भी सही से टिकता है और ना ही वो पानी को बहुत अधिक सोखता है, ना ही पानी को वो मतलब क्या कहते हैं, पानी उसमें जल्दी लगता है। वो पानी को आवश्यकता पड़ने पर पानी को सोख भी लेता है और पानी को बचा करके भी रखता है, संभाल करके भी रखता है। तो कह रहा है कि तेजी से रिस, चिकनी मिट्टी के बारीक कणों में तेजी से रिस नहीं पाता, वहां तो वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाएगी चिकनी में। लेकिन दोमट मिट्टी में मध्यम आकार के कण होते हैं, जिनमें पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदों का आकार गोल होता है, जल गहराई तक एकत्रित रहता है। यह पौधों के लिए सर्वोत्तम है। अब हम लोग बनावट देखते हैं। इसके बाद बनावट देखते हैं हम लोग। उसके बाद बनावट देखते हैं। बनावट से तात्पर्य हमारा तात्पर्य है कणों का अरेंजमेंट। कण किस प्रकार से जो है मृदा के अंदर कण किस प्रकार से व्यवस्थित है। तो बनावट से तात्पर्य है कणों का व्यवस्थीकरण, अर्थात कण किस प्रकार से व्यवस्थित है मृदा में, कण किस प्रकार से व्यवस्थित हैं। कण तो देखे हम लोग मुख्यतः बालू और चीका जिसको कि मड कहते हैं, वही कण है। वो किस प्रकार से व्यवस्थित है। कणों की व्यवस्था क्रम के ही आकार पर कई सारा मृदा ढेलानुमा होता है, कहीं छर्रा के रूप में, कहीं स्तंभाकार से अर्थ है पिलर के रूप में, कॉलुमनर या प्रिज्म के आकार का। बनावट में जल शोषण डिपेंड करता है। जिस प्रकार की बनावट होगी उसी तरह का जल को सोखने की क्षमता होगी। साथ ही साथ जुताई के लिए उपयुक्तता, अगर मृदा की बनावट अगर बहुत कठोर है तो उसकी जुताई उस प्रकार के उपकरण से की जानी है, और अगर भुरभुरी टाइप की मिट्टी है, दोमट है, तो उसकी जुताई आसानी से हो जाएगी। हम देखेंगे जब मृदा का वर्गीकरण करेंगे तो उसमें देखेंगे काली मिट्टी, जिसके की जुताई करने में बहुत अधिक परेशानी होती है। दूसरा रंग, तो मृदा का रंग जो है वह भी कई बातों पर डिपेंड करता है। मृदा का रंग देखेंगे हम लोग कई बातों पर डिपेंड करता है।
मृदा का रंग, इसका रंग डिपेंड करेगा पहली बात तो खनिज की उपलब्धता के आधार पर, उसमें जो मौजूद खनिज है उसकी उपलब्धता के आधार पर। अगर लोहा की मात्रा अधिक होगी तो मृदा का रंग हो जाएगा लाल। मृदा का रंग डिपेंड करेगा ह्यूमस के आधार पर, ह्यूमस मतलब जीवांश के आधार पर। मृदा का रंग डिपेंड करेगा ह्यूमस और जीवांश के आधार पर। अगर उसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो मृदा का रंग भूरा होगा या काला हो जाएगा। रंग से मिट्टी की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में उपस्थित पदार्थ अर्थात मृदा किन चट्टानों से मिलकर के बना हुआ है इस पर भी डिपेंड करेगा। अगर बेसाल्ट चट्टानें होगी तो मृदा का रंग हो जाएगा काला। अगर आग्नेय चट्टानें होंगी तो मृदा का रंग हो जाएगा लाल। और बाद की प्रक्रियाओं पर रंग का निर्धारण होता है। कम जीवांश, अगर ह्यूमस की मात्रा कम होगा तो मृदा रंगहीन होगा। ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो मृदा में भूरापन आएगा। कभी कभी यह काली भी हो जाती है। बहुत अधिक ह्यूमस रहेगा और नमी रहेगा तो मृदा का रंग काला हो जाएगा। समशीतोष्ण क्षेत्र में, समशीतोष्ण वैसा क्षेत्र होता है जहां पर कि गर्मी और सर्दी दोनों बराबर मात्रा में होता है, उसको समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। आर्द्र भागों में मिट्टी, जहाँ नमी युक्त भाग है, जहाँ नमी अधिक है आर्द्र भाग में, वहाँ की मिट्टी गाढ़ी भूरी या काली होती है। जहाँ नमी युक्त भाग है वहाँ की मिट्टी जो है गाढ़ी भूरी या काली होगी। स्टेपी और रेतीले भागों में इसका रंग हल्का भूरा होता है। लौह पदार्थों की उपस्थिति में इसका रंग लाल या पीला हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोग क्या देखें कि अगर जीवांश की मात्रा अधिक रहेगी, अगर नमी अधिक रहेगा, अगर खनिजों की उपलब्धता अधिक रहेगा तो मिट्टी का रंग अधिक भूरा होगा, मिट्टी काली होगी और भूरापन भी अधिक होगा। अगर इन सब की मात्रा नहीं होगी, आर्द्र के बदले मौसम अगर शुष्क रहा, खनिज पदार्थों की उपलब्धता कम है तो मृदा रंगहीन होगा। अब रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन इसमें देखेंगे तो रासायनिक संगठन जो है कि इसमें मृदा के अंदर जो धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड मौजूद हैं उन पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से कौन से धातु में। अभी हम लोग देखें कि लोहा की उपलब्धता होगी तो मृदा का रंग लाल हो जाएगा। तो रासायनिक संगठन का निर्धारण लैब में होता है। पीएच का मान, पीएच का मान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच से तात्पर्य है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर या कहीं कहीं पर पोटेंशियल भी लिखा हुआ रहता है। पावर या पोटेंशियल, इसका अर्थ होता है क्षमता ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता। कोई घोल है उसमें जितना अधिक हाइड्रोजन मौजूद रहेगा, हाइड्रोजन के अणु मौजूद रहेंगे, उसका पीएच उतना अधिक होगा। न्यूट्रल मिट्टी का पीएच 7 होता है। देखिए कह रहा है कि मिट्टी का पीएच मान 7 रहता है। अगर 7 रहेगा तो उसका मतलब है कि उदासीन होगा। इससे पता चलता है कि इसमें अम्ल या क्षार किसी की भी अधिकता नहीं है। अम्ल या क्षार दोनों क्या है, बराबर है उदासीन में। 7 से कम रहना अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। पीएच स्केल पर हम लोग 0 से 14 तक के मान को मेजर करते हैं, 0 से 14 तक को। अगर 0 से 7 रहा तो मिट्टी अम्लीय होगी। अगर 7 से 14 रहा तो मिट्टी क्षारीय होगी। 0 से 7 होगा तो मिट्टी अम्लीय होगी, 7 से 14 रहेगा तो मिट्टी क्षारीय होगी। पीएच का मान 7 से कम रहना अम्लीयता, ये वाला आप लोग लिख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। मिट्टी और हर जगह इसका काम आता है।
अगर किसी का pH वैल्यू 0 से 7 रहेगा तो वह अम्लीय होगा वह पदार्थ। अगर pH वैल्यू 7 से 14 के बीच रहेगा तो क्षारीय होगा। अगर 7 रहेगा तब न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल कहने का मतलब है कि उदासीन होगा। उदासीन से तात्पर्य है ना उसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी ना क्षार की मात्रा अधिक होगी। pH का मान 7 से कम रहना अम्लीयता प्रदर्शित करता है। अधातुओं के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से मिट्टी अम्लीय होती है। अधातु, अ से अधातु, अ से अम्लीय। अगर अधातुओं के ऑक्साइड की अधिकता है तो मिट्टी अम्लीय होगी। अगर धातुओं के ऑक्साइड की अधिकता होगा तो मिट्टी क्षारीय होगी। धातुओं का ऑक्साइड कहने का मतलब है कैल्शियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड, आयरन के ऑक्साइड, इसी प्रकार से जो भी और धातु हैं उनके अगर सोडियम, नाइट्रियम, इसी को सोडियम भी बोलते हैं। सोडियम के ऑक्साइड की अधिकता होगा तो मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय होगी। तो यह हम लोग देख लिए। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इसके आगे चलिए देखते हैं। अब देखेंगे हम लोग मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी के प्रकार इसको हम लोग पीछे भी देख लिए, एक ही बात है लेकिन फिर भी देख लीजिए। करा कि भौतिक गुणों या कणों के आकार प्रकार के आधार पर। आकार मतलब कौन कण बड़ा है, छोटा है, और प्रकार मतलब कि बालू अधिक है, कि चीका या पंख या मड अधिक है, चीका या पंख, और जिसको कि मड या कीचड़ भी बोलते हैं वो अधिक है। उसके आधार पर बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दुमटी मिट्टी। बलुई मिट्टी से तात्पर्य है कि जिसमें कि बालू की मात्रा क्या होगी, अभी तुरंत देखें, बालू इसमें अधिक होगा और चीका इसमें या पंख क्या होगा? कम होगा। चीका या चिकनी मिट्टी में क्या होगा? पंख अधिक होगा, बालू कम होगा। दोमटी मिट्टी में बालू भी बराबर होगा और पंख भी बराबर होगा। दोमटी मिट्टी क्या होता है कि फसल के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बलुई मिट्टी फसल के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो क्यों नहीं उपयुक्त होता है? क्योंकि यह पानी को संभाल कर नहीं रख पाता है और पानी के अभाव में पौधे मर जाते हैं या पौधे सूख जाते हैं। फिर चिकनी मिट्टी में क्या होता है कि यहाँ पानी ही पौधों को अधिक मिल जाता है, क्योंकि इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत कम है, इसलिए पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और अधिक पानी के जमने से वाटर लॉगिंग की वजह से पौधा इसमें भी खत्म हो जाता है। इन दोनों की अपेक्षा दुमटी मिट्टी अच्छी है। अब उसके बाद देखिए बच्चों, स्थानबद्ध, उत्पत्ति या प्राप्ति के स्थान के आधार पर, उत्पन्न कहाँ से हुआ है या उसकी प्राप्ति कहाँ से हुई है, इसके आधार पर मिट्टी दो प्रकार के हैं। एक स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी, दूसरा वाहित या स्थानांतरित मिट्टी। तो प्राप्ति स्थान के आधार पर, प्राप्ति या उत्पत्ति के आधार पर मिट्टी दो प्रकार के हैं। पहला वाहित मिट्टी और दूसरा है स्थानबद्ध मिट्टी। दूसरा है स्थानबद्ध मिट्टी, अर्थात जो स्थान से बंधा हुआ है। नाम से ही सब पता चल जाएगा, स्थानबद्ध मिट्टी। पहला हो जाएगा वाहित मिट्टी जो बह करके आई है, दूसरा होगा स्थानबद्ध या वहीं पे रुकी हुई मिट्टी है।
स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी जिसको कहते हैं, वाहित मिट्टी जो बह करके आई है, तो वाहित मिट्टी का उदाहरण हो जाएगा, वाहित मिट्टी का उदाहरण हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, यह नदियों के द्वारा बहकर आती है। नहीं, वाहित मिट्टी का उदाहरण हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। वाहित मिट्टी का ही उदाहरण हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और यहीं पर हम लोग देखेंगे लोएस मिट्टी, लोएस मिट्टी। स्थानबद्ध मिट्टी में हो जाएगा, स्थानबद्ध मिट्टी में हो जाएगा यहाँ पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पहाड़ वाले एरिया में पहाड़ी मिट्टी। तो यह सब हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। उसके बाद वाहित में एक और मिट्टी हो जाएगा हिमानी मिट्टी, एक और हिमानी मिट्टी। हिम का अर्थ होता है बर्फ, बर्फीली क्षेत्रों में हिमनद बहती है, खासकर पृथ्वी के पोलर रीजन में जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ हिमनद बहती है, बर्फ की नदियाँ बहती है। तो वहाँ बर्फ की नदियों के द्वारा जो तलछट लाया जाता है, वह जो बिछा दिया जाता है, वो हिमानी मिट्टी कहलाती है, अर्थात बर्फ वाली मिट्टी। तो इसको देख लीजिए एक बार, कह रहा है कि स्थानबद्ध या अवशिष्ट मिट्टी। तो जहाँ बना, मिट्टी का निर्माण मूल चट्टान से होता है। कल हम लोग पढ़े हैं कि मूल चट्टान से 500-600 वर्षों लग जाता है 1 सेंटीमीटर मिट्टी का परत बनने में। तो मूल चट्टान से जहाँ बना वहीं रुक गया, यानी स्थान से बंधा रह गया, उसी को कहते हैं स्थानबद्ध मिट्टी। उसमें लाल मिट्टी और काली मिट्टी। मूल चट्टान के अपने स्थान पर टूटने और चूर्ण होने से, चूर्ण मतलब चूर चूर होने से बनती है। मूल चट्टानों के ऊपर इसकी स्थिति इस बात का द्योतक है, इस बात का उदाहरण है, इस बात का सबूत है, द्योतक मतलब सबूत है कि यह मूल चट्टानों का अवशेष है। या मूल चट्टान का क्या है? अवशेष। अवशेष मतलब बचा हुआ हिस्सा, बचा हिस्सा। छोटा नागपुर में ग्रेनाइट, छोटा नागपुर पठार आपको झारखंड में है, झारखंड और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश का कवर करता है, वो कुछ पश्चिम बंगाल का छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर में ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के अपक्षय से बनी लाल मिट्टी इसी प्रकार की है। दक्षिण भारत में लावा क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी। यहाँ दो इम्पोर्टेंट बात है, एक लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से, लाल मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से, और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से। दोनों इम्पोर्टेंट है, यह दोनों बातें इम्पोर्टेंट है कि लाल मिट्टी का निर्माण जो है, लाल मिट्टी का निर्माण होता है, यह इम्पोर्टेंट तथ्य है कि लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टान से। उसके बाद हाँ,
दो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, उसको हम लोग लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला कि लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से। ग्रेनाइट एंड है नाइस चट्टानों से। और काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा वाले अर्थात ज्वालामुखी वाले क्षेत्र में बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से। ग्रेनाइट पत्थर देखे होंगे कहीं कहीं पर लगा हुआ रहता है बड़ी बड़ी मंदिरों में, तो लाल कलर का पत्थर होता है, लाल वो गेरुआ टाइप का पत्थर होता है। और काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान से। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। करा कि वाहित या स्थानांतरित मिट्टी अर्थात जो बहा करके लाई गई है। बहा कर कौन लाएगा? नदी लाएगा, समुद्र का तट, इन सब चीज़ों से। यह नदी हिमनद और पवन जैसे हवा भी बहा कर लाती है। अप्रदनकारी शक्तियाँ, अप्रदन का अर्थ होता है तोड़ना, अप्रदन से तात्पर्य है तोड़ना। हवा भी तो अप्रदन करता है, जैसे कि बालू का बड़ा सा ढेर रहा और हवा बहुत तेज आंधी बह रही है, तो कुछ देर के बाद देखेंगे कि बालू का ढेर छोटा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर का बालू उड़ा कर वो कहीं और लेके चला जाता है। तो पवन जैसे अप्रदनकारी शक्तियों द्वारा वाहित होकर, बहकर, वाहित मतलब बहना, अपने मूल स्थान से हटकर कहीं अन्यत्र मिलती है। अन्यत्र मतलब दूसरे जगह। और ऐसे में है जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा दोनों किनारों पर तथा डेल्टाओं में जमा होता है। हिमानी मिट्टी हिमनदों के द्वारा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। हिमनदों द्वारा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विस्तृत भागों में हिमानी मिट्टी मिलती है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप के विस्तृत भागों में लाकर बिछाई जाती है, क्योंकि हिमनद वो उधर ही बहता है। अपने यहाँ उत्तराखंड की तरफ हिमनद दिखाई पड़ेगा। यह भी उपजाऊ है। लोएस मिट्टी, इसके बारे में बोले थे, लोएस मिट्टी हवा द्वारा बहाकर लाई और एकत्र की गई होती है, जो मुख्यतः मरुस्थलों के निकट पाई जाती है, डिजर्ट के जगह। वाहित या स्थानांतरित मिट्टियों में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी उर्वरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नदियाँ कौन सी मिट्टी लाती है? जलोढ़ मिट्टी। उर्वरा शक्ति होने पर ही भूमि मूल्यवान हो जाती है। आप एक लोएस मिट्टी से जुड़ा हुआ एक बात आपको बता रहे हैं, अगर होगा यहाँ, लोएस मिट्टी जो है वो एक प्रकार का बालू है। नहीं, लोएस मिट्टी क्या है? एक प्रकार की बलुआही मिट्टी है। और लोएस इसका क्यों नाम पड़ा? तो क्योंकि फ्रांस के अल्सस प्रांत में लोएस नामक गांव है और वहाँ इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लोएस नाम पड़ा है इसका कि लोएस ग्राम है, एक गांव है, एक स्थान है जो कि फ्रांस के अल्सस प्रांत में है। फ्रांस के अल्सस प्रांत में लोएस नामक एक स्थान है। वहाँ इसी प्रकार की एक लाल बालू देखे है ना, उसी लाल बालू की तरह यह मिट्टी होती है लोएस, तो इसीलिए इसका नाम लोएस पड़ा है। यह इम्पोर्टेंट लगा हमें, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको। अब रंग के आधार पर तो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी, अखरोटी और काली मिट्टी। पता है लाल मिट्टी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के टूटने से बनेगी, तुरंत देखे हैं। काली बेसाल्ट चट्टाने से। फिर लाल मिट्टी अगर लोहा युक्त, उसमें आयरन की मात्रा होगी और नमी अधिक होगी उसमें, तो वो पीली मिट्टी बन जाएगी। भूरी हम लोग देखें हैं, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी तो भूरी या अखरोटी, अखरोट का भी कलर भूरा होता है। अब मिट्टियों का वर्गीकरण और उनका भारत में वितरण। अपने भारत में एक संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। वो कृषि के बारे में वो रिसर्च करता है। तो उन्होंने मिट्टियों को
उर्वरता के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर 8 वर्गों में बांटा है। आईसीएआर ने मिट्टियों को उनके गुणवत्ता और उर्वरता के आधार पर 8 भागों में बांटा हुआ है। ये 8 भाग यहाँ पर हमें देखने हैं। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है, उन्होंने मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। मिट्टी और मृदा को 8 भागों में बांटा है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि यह सबसे अधिक उपजाऊ है। सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ के बाद हम लोग देखेंगे काली मिट्टी, जलोढ़ के बाद आप पहले लिख लीजिए, वो जो हमारा क्रम है, बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, क्रम में याद नहीं करना पड़ता है। उसके बाद फिर चिकनी मिट्टी, इसके बाद देखें तो रंग के आधार पर लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। इसके बाद होगा एक वन क्षेत्र की मिट्टी, वन क्षेत्र की मिट्टी, और फिर वन क्षेत्र की मिट्टी के बाद हाँ, वन क्षेत्र की मिट्टी हो गया 1 2 3 4 5 6, और एक पीटमय या जैविक मिट्टी, पीटमय या जैविक मिट्टी, और फिर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 पीटमय और जैविक मिट्टी। एक और मिट्टी हम बोल रहे हैं, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी इधर ही लिखना था। तो जलोढ़ मिट्टी नदी या जो भी बहाव तंत्र है, समुद्र, उनके द्वारा लाई गई मिट्टी। बलुई मिट्टी में बालू की मात्रा अधिक होगी, चिकनी में चीका की अधिक मात्रा होगी। लाल मिट्टी, ग्रेनाइट, ये सब चट्टानों के टूटने से बनेगा। काली बेसाल्ट वाले स्थानों पर, जो कि कर्नाटका, महाराष्ट्र का जो पठारी भाग है वहाँ पर। वन क्षेत्र की मिट्टी, जहाँ बहुत अधिक जंगल है, जैसे आसाम में, त्रिपुरा में, तो वहाँ जंगल के बीच की मिट्टी। पीटमय या जैविक मिट्टी, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा तैयार किया जाता है। एक लेटेराइट मिट्टी। तो एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे, इसका क्या क्षेत्र है वह देखेंगे, इसकी उर्वरता की क्या क्वालिटी है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी। तो ये जलोढ़ मिट्टी के बारे में पता ही है, सबसे अधिक उर्वर है, सबसे अधिक उपजाऊ है, और यह खास करके नदी और समुद्र वाले क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो पानी के द्वारा बहा कर लाई जाती है। बलुई मिट्टी के बारे में पता ही है, वो रेगिस्तान में मिलेगा। तो जलोढ़ मिट्टी देखें, भारत में यह मिट्टी विस्तृत रूप से फैली हुई है और उपजाऊ होने के कारण कृषि क्रियाकलापों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ये सब पता है हम लोगों को। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी बाढ़ में उसके बेसिन में बिछ जाती है।
ये वर्ड देखिए, बेसिन, नदी के बेसिन की बात कर रहे हैं। मान के चलिए नदी बह रही है और नदी में कभी बाढ़ आया, तो बाढ़ आने पर क्या होगा कि इसका पानी जो है इस आस-पास के एरिया को भी कवर करेगा, ठीक। और पानी के साथ साथ मिट्टी भी जाएगा, पानी के साथ साथ क्या जाएगा, मिट्टी भी जाएगा। पानी तो कुछ दिन के बाद बह के निकल जाएगा या सूख जाएगा, मिट्टी वहीं रह जाएगी। तो यह सब मिट्टी क्या कहलाएगी, जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। यह सब मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी। यह सब मिट्टी क्या कहलाएगी, जलोढ़ मिट्टी कहलाएगी, ठीक। ये कहाँ कहाँ मिलेगा, पंजाब से असम तक फैला भारत का बृहत मैदान। अब आपको भारत का मैप देखने की आवश्यकता है कि पंजाब कहाँ है और आसाम कहाँ है। जब भारत के मैप को आप देखेंगे, भारत के मैप को आप जब देखेंगे तो ये सब एरिया पंजाब का, और यहाँ पर ये गंगा का क्षेत्र, यमुना का क्षेत्र, उसके ऊपर ये ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र जो कि चाइना भी चली जाती है। तो यह सब जो एरिया होगा, यह सब में जलोढ़ मिट्टी होगा। यह सब क्षेत्र में क्या होगा, जलोढ़ होगा। साथ ही साथ जलोढ़ वहाँ भी होगा जहाँ जहाँ पे कि और सारी नदियाँ बहती है, जैसे कि यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा, सबसे नीचे कावेरी, ताप्ती, ये सब नदियाँ तो वहाँ पर कम है, लेकिन सबसे बृहद रूप से यहीं पर है, जो कि पंजाब से शुरू होता है। पंजाब भारत के उत्तर पश्चिम में है, यहाँ से शुरू हो करके और यहाँ आसाम तक जाती है, आसाम तक जाती है। नहीं, मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती की घाटियाँ, मध्य प्रदेश में नर्मदा ताप्ती के घाटी के पास, ओडिशा में महानदी की घाटी के पास। तो कौन कौन सा क्षेत्र, पंजाब से असम तक, यहाँ पर पंजाब से असम तक में हो जाएगा। गंगा पंजाब में नहीं बहती है उधर, लेकिन हम लिख रहे हैं वो पूरा असम तक की बात हो रही है ना। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यह सब का मैदानी भाग। चूंकि जलोढ़ मिट्टी है तो नदियों पे ही डिपेंड है। मध्य प्रदेश में जाएंगे तो ताप्ती, मध्य प्रदेश और ओडिशा में महानदी बहती है, तेलंगाना और आंध्रा में गोदावरी, तमिलनाडु में कावेरी। भारत में एकदम नीचे कावेरी बहती है यहाँ पर। केरल में सागर तट, केरल में देखेंगे तो इस सागर तट पे, और फिर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। यह डाटा ध्यान में रखना है, 6.4 करोड़ हेक्टेयर में। और जलोढ़ मिट्टी का प्रतिशत देखिए, भारत में 44% क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी है, 18% में काली, 19% में लाल और पीली, फिर अन्य 19% में। इसको हम लोग भारत के मैप से भी देख लेते हैं। ऐसे मैप तो आपके किताब में है मैप, लेकिन ये उतना साफ नहीं है। इसके लिए हमने इससे हो जाएगा। ये भारत का मैप है। ये सबसे ऊपर यहाँ जो पाकिस्तान के तरफ इंडस, सिंधु नदी, झेलम, रावी, सतलज, ब्यास वो है। फिर यहाँ पर ये देखिए गंगा, यमुना, इधर ये ब्रह्मपुत्रा यहाँ भारत से होकर के बहती उधर चाइना की तरफ चली जाती है। फिर ये महानदी यहाँ पर मध्य प्रदेश और ओडिशा के पास, ये ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी सबसे नज़दीक में थी। ये सभी नदी का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगी, लेकिन मेनली जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र होगा हमारा, मेनली जो हमारा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र होगा
ये सतलज का ये पंजाब वाला एरिया लेकर के गंगा यमुना ये वाला महानदी और नर्मदा के भी क्षेत्र को शामिल कर लेते हैं। तो ये एरिया हमारा जलोढ़ मिट्टी का हो जाएगा, ठीक। उसके बाद ये एरिया हमारा, ये वाली एरिया हमारा ये काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी देख लिए हम लोग, ये एरिया हमारा ये पूरा जलोढ़ मिट्टी का एरिया है। और एक मैप में वहाँ पूरा हाँ, यहाँ कौन सी मिट्टी कहाँ है, तो ये देखिए मैप दिख रहा है। हाँ, दिखाई पड़ रहा है यह मैप। तो यहाँ देखते हैं कहाँ कौन सी मिट्टी है। ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। तो जलोढ़ मिट्टी यह देख रहे हैं वही वाला जो हम वहाँ दिखाए थे। ये एरिया इधर से लेकर के यहाँ इस प्रकार से होते हुए ये फिर इधर ये आसाम तक चली गई है, फिर इधर ये यहाँ पे। तो यह हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र। मैप बनाना आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा लेकिन थोड़ा बहुत भी तो समझ में आएगा। फिर लाल और पीली मिट्टी का एरिया यह हो गया, रेड और येलो मिट्टी का। लाल पीली यहाँ पर भी है, रेड और येलो, ठीक है। काली मिट्टी का यह एरिया है, वहाँ दिखाई दिए हैं काली मिट्टी का। इसी में महाराष्ट्र, कर्नाटका ये सब एरिया आएगा। लेटेराइट मिट्टी, ये सब एरिया ये सब लेटेराइट है। ये सब लेटेराइट मिट्टी है। यहाँ पर लेटेराइट है, ये भी लेटेराइट मिट्टी है, ये भी लेटेराइट मिट्टी है। उसके बाद शुष्क, शुष्क अथवा मरुस्थल, ये सब मरुस्थलीय क्षेत्र है या यहाँ पर बालू अधिक है। तो यह सब एरिया है शुष्क मिट्टी का, यह सब शुष्क मिट्टी का एरिया है। तो इस तरह से हम लोगों को पता चल रहा है। और ये पर्वतीय भाग है, ये ग्रीन वाला जो हिमालय का ये माउंटेन रेंज है। कुछ पर्वतें इधर भी है लेकिन यहाँ पे अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ पर्वत इधर भी है, ठीक। तो हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे? तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी देख लिए थे। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी, क्षेत्र से थोड़ा बहुत प्रश्न आता। सीधा बात कि जहाँ भी नदियाँ बह रही है वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलेगा। और कुछ समुद्र तटीय इलाकों में भी जलोढ़ मिट्टी की उपलब्धता होगी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होता है। और ये परसेंटेज दिमाग में रखना है, सबसे अधिक प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी का है क्योंकि भारत में नदियां भी बहुत अधिक है। जलोढ़ मिट्टी के बाद काली मिट्टी, लाल मिट्टी का भी प्रतिशत अधिक है 19%। फिर काली का लगभग बराबर है उधर। जलोढ़ मिट्टी हम लोग जान ही रहे हैं कि सबसे अधिक उर्वर है। क्यों है उर्वर? तो सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, जीवांश पाया जाता है, ह्यूमस। जीवांश पता है ना, वनस्पतियों के सड़े गले, सड़े अवशेष, उसी को जीवांश कहते हैं।
जिसमें जितना अधिक जीवांश होगा उसकी उर्वरता उतनी अधिक होगी, वनस्पतियों और जीवों का। देखे होंगे जिस खेत में गोबर का खाद बहुत अधिक दिया जाता है वहाँ पैदावार अधिक होती है। तो गोबर क्या है, वह भी एक जीवांश है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग अत्यावश्यक, इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, इसलिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक हम लोग देखते हैं। हम लोग खेत में NPK का छिड़काव करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, या यूरिया डाला जाता है। फास्फोरस की पूर्ति के लिए सुपर फॉस्फेट वही हो गया, नाइट्रोजन के लिए यूरिया, अमोनियम सल्फेट ये सब डाला जाता है। कम वर्षा होने पर मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, क्षार की मात्रा बढ़ जाएगी। फिर वर्षा होगा तो वर्षा में हम लोग देखे थे कि जब बिजली चमकता है तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन मौजूद रहता है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अम्ल बना लेते हैं। तो वर्षा के साथ साथ नाइट्रोजन के अम्ल का खेतों में आगमन होगा, तो जिससे क्या होगी, क्षारीयता घटेगी, अम्लीयता बढ़ेगी। और क्षारीयता बढ़ जाता है, जिप्सम और सिंचाई द्वारा इसको कम किया जाता है। सिंचाई और जिप्सम के द्वारा भी खेतों की क्षारीयता को कम किया जाता है। चूंकि जलोढ़ मिट्टी की परतें पानी द्वारा बहकर जमा होती है, अतः स्वाभाविक रूप से इसमें विभिन्न प्रकार के कण होते हैं। नदियों के तट पर बड़े टुकड़े और डूब जाने पर छोटे टुकड़े, ये सब है ही। पर्वतीय ढालों पर कणों के आकार के आधार पर इन्हें द्वार, चौ और तराई, ये तीन चीज को समझ लीजिए, द्वार, चौ और तराई। द्वार, चौ और तराई, द्वार, चौ और तराई, इस तीन चीज को समझना है, द्वार, चौ और तराई। द्वार जो है पूर्वोत्तर भारत में द्वार का क्षेत्र कहाँ है, तो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भूटान के पूर्वी हिमालय में बाढ़ के मैदान। पूर्वोत्तर भारत कहने का तात्पर्य है कि आसाम वाले क्षेत्र से पूर्व और उत्तर, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भूटान, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भूटान के पूर्वी हिमालय में, दक्षिणी भूटान के पूर्वी हिमालय में बाढ़ का मैदान और तलहटी क्षेत्र, तल वाला जो क्षेत्र होता है, बाढ़ का मैदान और तलहटी क्षेत्र, बाढ़ का मैदान और तलहटी क्षेत्र। बाढ़ का मैदान और तलहटी क्षेत्र। उसके बाद शिवालिक तथा हिमालय की तलहटी के मध्य स्थित। उसके बाद द्वार पाया जाता है शिवालिक, इसको हटा देते हैं अभी तत्काल चार्ज को। उसके बाद द्वार का क्षेत्र पाया जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी जो है, शिवालिक तथा हिमालय के मध्य का क्षेत्र। और द्वार का एग्जाम्पल हम लोग के पास में सिल्लीगुड़ी, जो कि वेस्ट बंगाल में है, सिल्लीगुड़ी, पंजाब का कुछ क्षेत्र, कांगड़ा ये सब वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल,
ATC। द्वार के बाद हम लोग चौ देखते हैं पहले। द्वार के बाद चौ देखते हैं। द्वार के बाद द्वार हो गया, द्वार के बाद ये चौ, CHOS चौ। द्वार के बाद ये चौ का क्षेत्र। चौ का क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला के कटाव वाले क्षेत्र को चौ बोलते हैं। ये कटाव वाला इलाका होता है शिवालिक पर्वतमाला, जहाँ पे कि दर्रे बने होते हैं। शिवालिक पर्वतमाला के कटाव वाले क्षेत्र, शिवालिक पर्वतमाला के कटाव वाले क्षेत्र, ये चौ है। और चौ के बाद हम लोग देखेंगे, द्वार हो गया, चौ हो गया, और उसके बाद तराई। तराई तो द्वार चौ के बाद तराई। 1 मिनट। उसके बाद तराई देखेंगे, तो तराई का अर्थ होता है पर्वत की नीचली नमी युक्त क्षेत्र। कई बार कहा जाता है ना कि पर्वत की तराई, पहाड़ों की तराई। तो इसलिए हम लोग देखे जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में 3 बात हम लोग देखे। एक तो द्वार, तो द्वार पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी और जो उत्तर भारत है, पूर्वोत्तर वो आसाम वाले एरिया में, आसाम त्रिपुरा का जो एरिया है, तो पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी भूटान के बीच पूर्वी हिमालय में बाढ़ का मैदान और तलहटी क्षेत्र। वो जो पूर्वोत्तर भारत का जो हिमालय वाला एरिया है, वहाँ जो बाढ़ का एरिया है, वहाँ वो द्वार है। वहाँ जो बाढ़ के वो पर्वतीय नदियों के द्वारा जो बाढ़ वहाँ पे आता है, उसके वजह से जो मिट्टी जमा होती है, तो उस एरिया को वहाँ द्वार कहते हैं। दूसरा जिसमें कि वो सिलीगुड़ी, पंजाब, हिमाचल। दूसरा चो है। चो क्या हो गया कि शिवालिक और पर्वतमाला के कटाव वाले क्षेत्र, शिवालिक पर्वतमाला है, उसका कटाव वाला क्षेत्र। तराई में पर्वत का निचली नमी युक्त क्षेत्र। यह तीनों में पर्वत से जो नदियां निकलती है, वो अपने साथ मिट्टी लाती है। उसी मिट्टी से इन तीनों क्षेत्रों का निर्माण हुआ है, जो कि क्षेत्र वाइज अलग अलग नाम है। कहीं पर द्वार है, कहीं पर चो है, कहीं तराई है। तो ये तीनों चीज हम लोग समझें। और दूसरा एक देखना है बांगर और खादर। करा कि मिट्टी की आयु के आधार पर इसे बांगर और खादर कहा जाता है। बांगर और खादर। उसके बाद देखेंगे बांगर और खादर। करा कि मिट्टी की आयु के आधार पर इसे बांगर और खादर कहा जाता है। बांगर मिट्टी में कंकर भी मिलते हैं। एक मिट्टी है कौन? बांगर। और दूसरा है खादर।
बता रहा है कि बांगर में कंकर मिलेगा। कंकर मिलने का क्या कारण है? यह ज़्यादा पुराना है या यह ज़्यादा पुराना है? कंकर मिलने से तात्पर्य है कि मिट्टी अभी निर्माण के प्रथम चरण में ही है, अभी चट्टानें टूटी हैं तो वहाँ पे कंकर मौजूद है, तो यह नई मिट्टी है और यह इससे पुरानी मिट्टी होगी। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में खादर मिट्टी में बाढ़ द्वारा नई नई परतें जमती रहती है। तो बांगर मिट्टी पर्वतीय क्षेत्र में मिलेंगे और ये बाढ़ वाले एरिया में। इसमें कण बहुत बारीक होते हैं खादर वाले में, क्योंकि वो नदी के द्वारा बहा कर लाई गई है तथा इसकी उर्वरा शक्ति भी बहुत अधिक होती है। बिहार में एक और बालू मिश्रित जलोढ़ मिट्टी को दियारा की मिट्टी कहा जाता है। गंगा और कोसी का जो नदी जहाँ बहती है उसके जो बगल वाले क्षेत्र होते हैं बाढ़ वाले, उसको आप अक्सर सुनने होंगे कि दियारा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे काली मिट्टी। काली मिट्टी कुछ स्थलों पर इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अब याद कीजिए, जब शुरू में आपको एक प्रश्न दिखाए थे CDPO वाला, वहाँ पर क्या था, कितना आसान प्रश्न था 2022 का। कह रहा है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में किस शब्दावली का भी प्रयोग होता है, और यह कैसे एक लाइन से पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, रेगुर। और यहाँ पर एक और बात है, काली कपास वाली मिट्टी, तो काली मिट्टी में कपास भी होता है, तो थोड़ा सा आसान तो है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी है। अगर रेगुर सिर्फ याद किया हुआ कोई बच्चा रहेगा तो गलत मार देगा, क्योंकि काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक होता है, तो रेगुर और काली कपास वाली मिट्टी ये दोनों ऑप्शन सही है। इसलिए यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, वह ई में है, तो यह सही होगा। ठीक, तो देखें किस प्रकार से डायरेक्ट किताब से पूछा गया है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी का एक और नाम है रेगुर, और यह क्वेश्चन पूछा भी गया है CDPO में और 2022 में। इसका निर्माण दक्षिणी क्षेत्र के लावा वाले, लावा कहाँ निकलता है, जहाँ पर कि ज्वालामुखी होती है। जब ज्वालामुखी जब निकलता है तो यहाँ इसका टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है, फिर बाहर ही फैलते जाता है और एक चट्टान निर्मित कर लेता है, जिसको कि बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। और इसी बेसाल्ट चट्टान के अपरदन, अवक्षय के कारण बहुत समय के बाद, हजारों लाखों वर्ष के बाद काली मिट्टी निर्मित होती है। भागों में हुआ है जहां अर्ध शुष्क भागों में इसका रंग काला पाया जाता है। अर्ध शुष्क यहाँ पर कि थोड़ा सा सूखा भी है, थोड़ा नमी भी है। कपास और गन्ने के उत्पादन के लिए यह मिट्टी सर्वोत्तम है, इसलिए इसको कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। भारत में काली मिट्टी भूमि का क्षेत्रफल लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर है, और अभी हम लोग देखे थे कितना, 18 या 19% था लगभग। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र का बड़ा भाग, गुजरात का सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी घाटी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मालवा खंड में काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं। एक और बात, कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी में बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाएगी जो कि बहा कर लाई जाएगी, लेकिन वहाँ काली मिट्टी भी पाई जाती है। लोहा एल्यूमिनियम युक्त पदार्थ टाइटेनोमैग्नेटाइट, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है यह। टाइटेनोमैग्नेटाइट क्या है, अयस्क है। किसके अयस्क हैं, टाइटेनोमैग्नेटाइट अयस्क हैं। क्वेश्चन अब इसी सबसे बनेगा, तो किसके अयस्क हैं ये, टाइटेनोमैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं।
टाइटेनोमैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आएगा, एकदम डायरेक्ट प्रश्न है यह, बहुत इम्पोर्टेंट। 10th में अगर नहीं पूछा जाए लेकिन आगे के अन्य परीक्षाओं में पूछा ही जाएगा। कहता लोहा, लोहा वाला बहुत बार पूछा गया है, अब यही पूछा जाएगा। एल्यूमिनियम युक्त पदार्थ टाइटेनोमैग्नेटाइट के साथ जीवांश वही ह्यूमस तथा एल्यूमिनियम के सिलिकेट मिलने से इसका रंग काला होता है। काला क्यों होता है? तो पहली बात तो एल्यूमिनियम का अयस्क है और उस अयस्क का क्या नाम है? टाइटेनोमैग्नेटाइट। टाइटेनोमैग्नेटाइट, लोहा, जीवांश और एल्यूमिनियम सिलिकेट, इन चारों के मिलने से, चारों की अधिकता से मिट्टी का रंग काला हो जाता है। और इस काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टानों से। काली मिट्टी का निर्माण होता है कैसे? तो बेसाल्ट चट्टानों से। और इस बेसाल्ट चट्टान के टूटने के बाद उनके कणों में मिल किया जाता है, तो उनके कणों में मिल जाता है एल्यूमिनियम युक्त पदार्थ टाइटेनोमैग्नेटाइट, जीवांश, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये टाइटेनोमैग्नेटाइट ध्यान में रखेंगे, एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। इसमें पोटास, चूना तथा एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट तो प्रचुर मात्रा में होते हैं, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के लिए हम लोग खेत में क्या डालेंगे? यहाँ पर NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। तो यहाँ पोटासियम है लेकिन हो सकता है कि अब NPK करके खाद आता है, या हो सकता है कर्नाटका क्षेत्र में सिर्फ NP करके खाद आता हो, नाइट्रोजन और वो पोटास वाला नहीं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये पोटासियम, ये वाला आता हो, क्योंकि यहाँ तो इसमें पोटास है, नहीं इसमें पोटास है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस वाला आता हो ना। जैविक पदार्थों की कमी होती है ह्यूमस की। आगे देखिए, भीगने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। भीगने पर वो चीका वाला गुण है, परंतु सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इस तरह का दरार पड़ जाता है, एक दिखा रहे हैं आपको NCERT में इसका। NCERT में इसका चित्र दिया हुआ है। ये सूखने पर दरार पड़ गई है, सूखने पर ये दरार पड़ा हुआ है हर जगह, और जब ये दरार है ना, फटा हुआ है, बटा हुआ है इसका, और ये भीगने पर चिपचिपी हो जाएगी। तो इसके लिए जुताई के लिए बोला जाता है कि हल्की बारिश हो तो थोड़ा सा नमी आए इस पर, तो इसकी जुताई कर देनी चाहिए। अगर बहुत अधिक बारिश हो जाएगी तो यह पानी बहुत अधिक अवशोषित कर लेगा, तो जुताई करने में क्या होगा, वो ट्रैक्टर ढंग से चल नहीं पाएगा उसमें। लेटेराइट मिट्टी देखिए भूरा रंग का होता है। तो भीगने पर मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, परंतु सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, इस तरह का संरचना बन जाता है। हम लोग देखे ही हैं। इसमें हवा का नाइट्रोजन इसे प्राप्त होता है, इससे हवा का नाइट्रोजन इसे प्राप्त होता है दरार से। अत्यंत धूप होने पर भी इसके भीतर नमी विद्यमान रह सकती है। यह मिट्टी बहुत उर्वर होती है, जलोढ़ की ही तरह। इनमें सभी प्रकार के खाद्यान्न मतलब जो खाने वाला अन्न होता है, खाने वाले अन्न या अनाज,
कपास की खेती होती है, तिलहन, सूरजमुखी, तिलहन जिससे तेल बनता है, सरसों, राई, सूरजमुखी, ये सब तिलहन फसल है। सूरजमुखी, गन्ना, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, खट्टे फल, तंबाकू का उत्पादन अच्छी तरह होता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए यह अच्छी मिट्टी है, जहाँ पर कि ज़्यादा बरसात नहीं होती है उस क्षेत्र के लिए। सावधानी यही रखनी चाहिए कि वर्षा की पहली फुहार के बाद ही इसे जोत दिया जाए, नहीं तो क्या होगा, चिपचिपा हो जाएगा। अब उसके बाद लाल मिट्टी देखते हैं। लाल मिट्टी, इसका निर्माण लोहे और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त, लोहा और मैग्नीशियम, Mg, Fe, लोहा और मैग्नीशियम के खनिजों से युक्त रवेदार, रवे मतलब दानेदार, चीनी देखें ना, चीनी रवादार होता है, और रूपांतरित आग्नेय चट्टानों से, वही ज्वालामुखी वाली जो चट्टान है वह आग्नेय चट्टान के द्वारा होता है। इसका रंग लोहे की उपस्थिति के कारण लाल होता है, लेकिन जब इसमें नमी बहुत अधिक हो जाएगी तो इसका पीला रंग हो जाएगा, अधिक नम होने की वजह से। नम मतलब पानी की मात्रा अधिक होगी तो। इसका pH मान 6.6 और 8.8 के बीच होता है। भारत में लाल पीली मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक लगभग 7.2 करोड़ हेक्टेयर है। इसके बाद देखिए लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह दक्कन पठार में, डेक्कन प्लेट्यू। दक्कन पठार वही आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु बड़ा। प्लेट्यू आपको हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यही है दक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार यही है, ये वाला। इसमें आपको राजस्थान, महाराष्ट्र, इस रीजन में गुजरात का कुछ एरिया, आंध्रा, उसके बाद इधर केरला, ये सब का भी कुछ रीजन आ जाएगा, ये दक्कन प्लेट्यू में। और इसकी नदियां अगर देखिएगा तो नर्मदा नदी बहेगी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तक आएगा। ठीक, तो समझ में आ रहा है। ओहो, हम लोग मैप थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, मैप बहुत आवश्यक है। इस तरह का मैप आप ऐसे जैसे कि बनाना है आपको तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम इसको बनाते हैं, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ये इंडियन डिजर्ट हो गया, डिजर्ट। उसके बाद यहाँ से इसे काट के डेक्कन प्लेट्यू बना देंगे, डेक्कन प्लेट्यू। उसके बाद ये वाला हिमालय रीजन, ये ऐसे होते हुए हिमालय रेंज। उसके बाद ये नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, उसके बाद ये थोड़ा सा इधर और होगा, और ये वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, वेस्टर्न घाट। फिर यहाँ पर ये इस तरह का ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट पर्वत। तो इस तरह से बन जाएगा नहीं। और अगर इसको बनाएंगे तो इधर ये अरब सागर दिखला देंगे, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर ये अरब सागर का क्षेत्र, इधर बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और इधर ये हिंद महासागर का एरिया।
तो इस तरह से अगर बना देने पे क्या होगा कि थोड़ा सा नंबर ठीक ठाक मिलेगा, नहीं? तो हम लोग देख रहे थे डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया, लाल मिट्टी का क्षेत्र। तो दक्कन के पठारों में पाया जाता है लाल मिट्टी, दक्कन के पठार में, ठीक है। इसका विस्तार पूर्व में राजमहल की पहाड़ी। अब राजमहल का पहाड़ी कहाँ है? तो राजमहल का पहाड़ी जो झारखंड में है, बांग्लादेश बॉर्डर के पास, बांग्लादेश बॉर्डर के पास है। उत्तर में झांसी में है, इससे प्रश्न है आपका। पश्चिम में कच्छ ये राजस्थान गुजरात का जो एरिया है, तथा पश्चिमी घाट की पर्वतीय ढालों पर, वेस्टर्न घाट देखे थे, इसकी बनावट हल्की होती है, रंध्रमय। रंध्र मतलब छिद्र रंध्रमय अर्थात छिद्र युक्त और मुलायम होती है। अब छिद्र युक्त है तो इसमें पानी भी अवशोषित करेगा, या साथ ही साथ इसमें आवश्यक गैसें भी मौजूद होगी और मुलायम होगी। इसमें खनिजों की मात्रा कम है, कार्बोनेटों का अभाव है, साथ ही नाइट्रोजन और फास्फोरस नहीं होता। नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं होगा तो सीधे एनपीके इसमें डाल देंगे, उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी। जीवांश तथा चूना भी कम मात्रा में उपलब्ध है। तमिलनाडु में प्रायः 2/3 भाग में, तमिलनाडु का 2/3 एरिया वो दक्कन वाला एरिया है तमिलनाडु, मद्रास, चेन्नई राजधानी है। 2/3 भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है, शेष भाग में काली मिट्टी। नम होने पर इसका रंग पीला दिखाई पड़ता है, देख चुके हैं। वैसे तो इस मिट्टी में सभी फसलें उगाई जाती है, परंतु धान, रागी, तंबाकू, आलू, मूंगफली और सब्जियों का उत्पादन अधिक होता है। निचले भागों में गन्ने की खेती भी की जा सकती है। अपने यहाँ भी तंबाकू की खेती होती है, उधर वो वैशाली जिला में समस्तीपुर, सारण की तरफ बड़ा बड़ा पत्ता होता है इसका। निचले भागों में गन्ने की खेती होती है शक्कर के लिए। इस मिट्टी में हवा मिली होती है, अतः बुआई के बाद सिंचाई करना आवश्यक है। हवा क्या करेगा? सुखा देगा मिट्टी को, इसलिए बुआई के बाद सिंचाई आवश्यक है जिससे बीज अंकुरित हो सके। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट बना हुआ लेटर वर्ड से, लेटर का अर्थ होता है ईंट, लेटर का अर्थ होता है ईंट। जैसे ईंट का निर्माण होता है पकाकर, उसी तरह से लेटेराइट मिट्टी भी बनती है। लेटेराइट लैटिन भाषा में लेटर शब्द का अर्थ है ईंट, लेटर शब्द से बना हुआ, और लेटर का ये क्या हो गया? लेटर का अर्थ होता है ईंट। ईंट कैसे बनता है? पहले गीली मिट्टी को उसका ईंट साँचा में तैयार करते हैं, फिर उसको आग में पकाते हैं। उसी प्रकार इस मिट्टी का भी निर्माण होता है। कहाँ? तो उष्ण क्षेत्र में। इस मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? तो उष्ण क्षेत्र में। इस मिट्टी का निर्माण उष्ण क्षेत्र में होता है। उष्ण मतलब जहाँ अधिक गर्मी होती है। ईंट का निर्माण कहाँ होता है? उष्ण क्षेत्र में, जहाँ भट्ठी में, जहाँ बहुत अधिक गर्मी होती है। उसी तरह से लेटेराइट मिट्टी भी उष्ण क्षेत्रों में पाई जाती है, तथा तेज वर्षा द्वारा निक्षालन से इस मिट्टी का विकास हुआ। निक्षालन समझिए, निक्षालन का होता है फिल्टरेशन। निक्षालन का अर्थ हुआ क्या कि कोई चीज़ जो है ना बहा करके उसको लाया है, फिल्टर करके, या हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से आया है, उसके बाद अधिक उष्णता में इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसको लेटेराइट मिट्टी कहते हैं। 1.3 करोड़ हेक्टेयर बहुत कम स्थान पे है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में अधिक उर्वरक देकर तथा मृदा संरक्षण द्वारा, जहाँ चाय और कॉफ़ी के बागान हैं, इसमें उत्पादन अधिक होता है। अधिक खाद दे करके, मृदा संरक्षण द्वारा, चाय कॉफ़ी का खेती इसमें होता है। इस मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड
मधुमक्खी के छत्ते के समान गुथे रहते हैं। लोहा का ऑक्साइड बहुत अधिक रहता है इसमें, इसलिए पानी पड़ने पर इसका रंग काला हो जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना और मैग्नीशियम बहुत कम मात्रा में, तो फिर वही एनपीके डालेंगे। इसमें कम उपज होती है। अच्छी फसल के लिए लगातार उर्वरक का प्रयोग आवश्यक है। नदी घाटियों में, जहाँ नदी की घाटी है, वहाँ धान, रागी और गन्ने का उत्पादन होता है। सह्याद्री पर्वत है, सह्याद्री की चोटियों, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियाँ, वही झारखंड वाला, और पूर्वी भाग की पहाड़ियों के शिखरों, प्रायः पूरे केरल क्षेत्र में, कर्नाटक का कुछ भाग, तेलंगाना, आंध्रा, गोदावरी, ये सब में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। यहीं तक इम्पोर्टेंट है। अब शुष्क और मरुस्थली ये सब आसान है। शुष्क और मरुस्थली, तो मरुस्थल वाले एरिया में वो जो गुजरात का और वो राजस्थान के एरिया में जो थार मरुस्थल है वहाँ पाई जाएगी। और ये जो शुष्क और मरुस्थलीय मिट्टी होगा इसमें खेती नहीं होगी, क्योंकि बालू पानी को अपने अंदर संजो कर या संरक्षित कर नहीं रख पाता है, तुरंत सोख लेता है। साथ ही साथ पोषक तत्वों की भी कमी होगी। राजस्थान का पूरा क्षेत्र, पंजाब हरियाणा का कुछ भाग, गुजरात का क्षेत्र, कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात में ही है। उसके बाद तेज धूप में तेजी से वाष्पीकरण तो हो गया। यह वन या पहाड़ी मिट्टी, तो वन या पहाड़ी मिट्टी जंगलों के बीच की मिट्टी। अब यह पेड़ है, यह पेड़ है, तो इसके बीच की मिट्टी। घना जंगल है तो उसके बीच की मिट्टी। तो यहाँ भी कृषि क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ अगर हम कोई पौधा लगाएंगे या किसी चीज़ की खेती हम यहाँ पर करेंगे, किसी चीज़ की खेती, यहाँ पर हम किसी चीज़ की खेती लगाएंगे, मान के चलिए, तो यह पेड़ और यह पेड़ यहाँ प्रकाश आने नहीं देगा। प्रकाश नहीं आने देगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और प्रकाश संश्लेषण जब नहीं होगा तो यह पौधा क्या होगा? डेड हो जाएगा, पौधा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ भी कृषि संभव नहीं है। और आपके मन में प्रश्न होगा कि यहाँ जब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है तो फिर ये पौधे प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? तो इसके करने का कारण यह है कि यह पौधे लंबे होते हैं, लंबे होते हैं ये पौधे, तो इस पौधे को प्रकाश तो मिल जाता है, लेकिन यहाँ इस पौधे को प्रकाश नहीं मिलेगा। एक तरह का शैडो एरिया निर्मित कर लेगा यहाँ नीचे वाले एरिया में, तो यहाँ पे एक कृषि नहीं होगी। यहाँ जीवांश बहुत भारी मात्रा में होगा। कैसे होगा? ये जितने पत्तियां गिरेगी सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे क्या करेगा? जीवांश का निर्माण कर देगा। ठीक, करा कि इसमें जीवांश की भारी मात्रा रहती है। ऊंचे भागों पर नवीन होती है मिट्टी, यहाँ पर निचले भागों में हिमालय क्षेत्र, वही जो पर्वतीय क्षेत्र है, आसाम का क्षेत्र है, वो सब में होगा। साथ ही साथ इसमें खेती नहीं होगी ढंग से। और कृषि कहाँ होगी? जैसे कि पर्वत से थोड़ा सा हटकर जो क्षेत्र होगा जहाँ पे घना पर्वत नहीं होगा, वही हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के ठंडे भागों में शीतोष्ण फलों के साथ मक्का, गेहूं, जौ इत्यादि का उत्पादन वनीय मिट्टी में किया जाता है। तो ठीक, फिर घाटी वाले एरिया में होगा जहाँ पे कि बड़े बड़े जंगल नहीं होंगे, वहाँ पे फसल होगा। लवणीय और क्षारीय मिट्टी ये वहीं बता दिए हैं। नहीं, लवण की मात्रा अधिक होगा तो नमक की मात्रा तो लवणीय मिट्टी होगा, अगर क्षार की अधिक मात्रा होगी तो क्षारीय मिट्टी होगी। इस प्रकार की मिट्टी छिटपुट रूप से विभिन्न भागों में पाई जाती है। भारत में लवण वही NaCl, भारत के कई भागों में मिट्टी में उपस्थित सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के यौगिकों के प्रस्फुटन से भूमि लवणीय या क्षारीय हो जाती है। कहीं कहीं रेह, बंजर, ऊसर आदि नामों से पुकारा जाता है। इसमें भी खेती बाड़ी ढंग से नहीं होगा। समुद्र तटीय क्षेत्रों में नमक की मात्रा अधिक होती है तो वहाँ की भी मिट्टी लवणीय होती है।
उसके बाद पीटमय और जैविक मिट्टी। ऐसी मिट्टी देश के कई भागों में छिटपुट रूप से कहीं कहीं है यदा कदा। नमीयुक्त भागों में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों के जमा हो जाने से पीटमय मिट्टी बनती है, जहाँ जीवांश ह्यूमस जहाँ अधिक होगा। इसमें लवण अधिक मात्रा में होता है, परंतु पोटास और फास्फोरस की कमी होती है, तो फिर वही एनपीके डालना होगा। इसे दलदली मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि नमी की भी मात्रा इसमें अधिक होती है। ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार के मध्यवर्ती और उत्तरी भाग एवं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। ठीक। उसके बाद मिट्टी का कटाव या क्षरण। मिट्टी का कटाव कई रूपों में होता है। बाढ़ के वजह से, हवा के कारण मिट्टी का कटाव कई वजहों से होता है। बाढ़ के कारण, हवा के कारण, मिट्टी के कटाव के कई रूप। अब लगभग हो ही गया है यह चैप्टर। एक इसमें मिट्टी का कटाव देख लेना है और मिट्टी का संरक्षण, उसके बाद प्रश्नोत्तर करवा देंगे। मिट्टी का कटाव मुख्यतः जल से होता है, लेकिन हवा से भी होता है। इसके विभिन्न रूप इस प्रकार हैं। परतदार क्षरण, जिसमें कि ऊपर का परत ही क्षरित हो जाएगा। कम ढाल की भूमि पर, जहाँ पे कि ढाल कम है, ढाल क्या है, कम है। तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत, जो टॉप सॉइल है, यही कट जाएगा। तेज वर्षा जब होगी तो ये ऊपरी परत ही कट जाएगा। तेज वर्षा होने से यह ऊपरी परत ही क्या होगा, कट जाएगा, इरोजन हो जाएगा, इसका क्षरण। कहीं कहीं पर देखते होंगे ना, कभी कभी सड़क ये सब पर मिट्टी रहता है, या दरवाजे पर तेज बारिश होती है तो ऊपर का लेयर मिट्टी का दहा जाता है, बस वही है। कम ढाल की, जहाँ ढाल कम हो, तेज वर्षा के बहते पानी के साथ ऊपरी उर्वर परत, टॉप सॉइल जो है, वही चला जाएगा, और उसके साथ साथ उसकी वनस्पतियां भी बह जाएगी। खुरदरा क्षरण। खुरदरा क्षरण में क्या होगा कि वो जो क्षरण होगा तो इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ऐसा भी कभी कभी आप लोग देखे होंगे, इस तरह का वो जो मिट्टी का जो बाढ़ से या बहाव से, जल के बहाव से होता है, इस प्रकार की आकृति बन जाती है। परतदार क्षरण के बाद बची मिट्टी का ऊपरी भाग बहुत मुलायम या कमजोर होता है। जब यह ऊपर का लेयर हटेगा तो नीचे का लेयर क्या होगा, कमजोर होगा, मुलायम होगा। उसके बाद जब क्षरण होगा, उसके बाद जब जल का बहाव होगा, तो ऐसी आकृति बनेगी, खुरदरा टाइप की। बारिश में जहां तहां से कट कर बह जाता है और जमीन पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आगे कभी तेज बारिश होने पर यह अवनलिका का रूप ले लेगा। अवनलिका मतलब नली बना देगा, कटान। अवनलिका क्षरण, उसके बाद फिर होगा तो इस प्रकार का कटन बनेगा, तो उसी को अवनलिका क्षरण कहेंगे। बहुत तेज वर्षा के बाद जब जमीन पर नालीदार कटाव, वही नाली की तरह बन जाएगा, तो इससे उर्वर मृदा बह जाती है और बची भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है। बची भूमि अनुर्वर या बंजर हो जाती है, जहां तहां कीचड़ जमा हो जाता है, और इसका उदाहरण है चंबल की घाटी और बीहर। उसके बाद है अवमूल्यन। अवमूल्यन मतलब होता है कि उर्वरा शक्ति में कमी आना। लंबे समय तक खेत परती छोड़ देने पर वर्षा के समय ऊपर की उर्वर मृदा धीरे धीरे जल के साथ नीचे चली जाती है। कभी कभी देखे होंगे कि खेत ये सब में या मैदान उदान में, कभी जब बहुत बारिश होती है तो यह धस जाता है इस प्रकार से। तो ऊपर का ये उर्वर मिट्टी कहाँ चला गया, ये मिट्टी, ये वाला, ये सब मिट्टी कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये सब मिट्टी सब नीचे आ जाएगा। तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। अब मतलब होता है घटना, और नीचे चला जाएगा।
और जमीन की ऊपरी परत में पोषक तत्वों का अभाव हो जाने से उसकी उर्वरता घट जाती है। दूसरा है नदी तटों पर बेसिनों में मृदाक्षरण। बेसिन फिर बता दिए हैं, वो नदी का जो ये नदी बह रही है और इसका जो ये आसपास वाला एरिया होगा, ये जो इसका पास वाला एरिया होगा, यही नदी का बेसिन है, नहीं, तटीय क्षेत्र। जिन नदियों में प्रायः बाढ़ आती है उनसे तटों के पास की जमीन की ऊपरी परत, अब बाढ़ आएगा तो ये सबका मिट्टी बहा कर ले जाएगा, तो यह जो क्षरण होगा तो बेसिन में ये मृदा क्षरण कहलाएगा। और बालू का मोटी परत भी जमा कर देता है कभी कभी, या कभी बहुत अधिक बाढ़ आया तो और बालू ला करके भर दिया। जैसे कोसी एरिया में जो बाढ़ आया तो उसके बाद बहुत सारे जगहों पर बालू का बड़ा बड़ा ढेर टीला जमा हो गया, तो उस वजह से नदी तटों या बेसिनों में मृदाक्षरण इस प्रकार से होगा। उसके बाद सागर तटों पर कटाव, तो समुद्र का जो तट होगा वो जो समुद्र से उधर लहरें आएगी वो भी भूमि को काट कर लेके चली जाएगी। अब मृदा संरक्षण, मिट्टी के कटाव या भू निम्नीकरण से मिट्टी की उर्वरता में कमी को रोकने के लिए, उतना जो मृदा का अवमूल्यन हुआ, निम्नीकरण हुआ, उसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी और लोगों के द्वारा भी कदम उठाए जा रहे हैं। उसी को मृदा संरक्षण, मिट्टी को बचाना, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बचाना। तो भारत सरकार ने इसके निमित्त 1953 में केंद्रीय संरक्षण बोर्ड, सेंट्रल कंजर्वेशन बोर्ड का गठन किया। 1953 पूछा जा सकता है। यह बोर्ड पूरे देश में मृदा संरक्षण की योजना बनाती है। साथ ही साथ अभी ICAR भी मृदा संरक्षण के लिए कार्य करती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR से लोग ग्रेजुएशन ये सब के लिए परीक्षा भी होती है इसका, और इंटर के बाद बच्चे भरते हैं। दूसरा है कि क्या क्या करना होगा, तो भूमि उपयोग का नियोजन हम आपको बता चुके हैं पहले चैप्टर में ही। किसी भी काम को करने के लिए जो प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग कैसे, कोई लक्ष्य है हमारा उसको कैसे पूरा करें, इसी बात की प्लानिंग। अर्थात भूमि के उपयोग और भूमि के उत्पादन शक्ति का सामंजस्य करना। सामंजस्य मतलब तालमेल बैठाना कि कितने भूमि को हम किस कार्य के लिए उपयोग करेंगे, कैसे हमारा भूमि प्रदूषित नहीं हो, कैसे हम लोग मृदा का क्षरण रोकेंगे, कैसे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखेंगे। आज जो बेतरतीब तरीके से खाद का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कि हमारी वो जो रासायनिक खादों का, जिससे कि हमारी उर्वरा शक्ति मिट्टी की क्या हो रही है, घट रही है, मिट्टी ऊसर या बंजर हो जा रही है। तो उसी सब चीज़ के लिए कहा कि मिट्टी के तत्वों जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, जीवांश, ह्यूमस की कमी को उर्वरक और खाद देकर पूरा करना। लेकिन कैसा उर्वरक और खाद देना, तो ऑर्गेनिक देने की बात हो रही है, ऑर्गेनिक की बात की जा रही है, गोबर वाला खाद। फसल चक्र, फसल चक्र यानी फसल को क्या करना कि फसल को रोटेट करके लगाना। जैसे 2 खाद्यान्न लगाए तो बीच में एक दलहन लगा दिए। खाद्यान्न क्या किया, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लिया मिट्टी से, तो दलहन नाइट्रोजन को पूरा कर देगा। क्योंकि दलहन फसलों के जड़ों की गांठ में वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, स्थिरीकरण करता है। तो पुनः मिट्टी में नाइट्रोजन मिल जाएगा, तो अधिक NPK देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद मिट्टी को अपने स्थान पर बनाए रखने, अर्थात मिट्टी का कटाव रोकने के लिए पशु की चराई पर नियंत्रण। क्योंकि पशु भी क्या करता है, वो अपने खूर से मिट्टी को कोड़ता है तो मिट्टी हल्की हो जाती है, और उसके बाद अगर पानी बहाव या हवा आया तो मिट्टी का क्षरण हो जाता है। ढालू भूमि पर अनुप्रस्थ जुताई, हॉरिजॉन्टल जुताई करना है। समोच्च जुताई, पट्टीदार खेती करना। पट्टीदार खेती करना वो जो पहाड़ों पर जो होता है, कई प्रकार के फसलें समांतर समोच्च पट्टियों में लगाना, फसल को अलग अलग बदल करके। सीढ़ी नुमा खेती करना, वो पहाड़ पे जो होता है, टेरेस कल्टीवेशन। मिश्रित खेती करना, हम आपको बताए भी थे कि किस प्रकार से धान के साथ
एक आध फीट पानी छोड़ करके यहाँ पर फिश मछली की भी खेती की जाती है। मछली को भी ये कर दिया जाता है, वो भी एक प्रकार की खेती ही है। खेतों में जीवांश डालते रहना, ह्यूमस। ह्यूमस कहाँ से? गोबर से मिलेगा, सड़ा गला जो भी वनस्पति ये सब का पदार्थ है। जल प्रवाह की व्यवस्था करना, स्थान स्थान पर बांध बनाना, ढालों पर झाड़ियाँ और पेड़ लगाना। झाड़ी पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का क्षरण को क्या करेगा? रोकेगा। भारी मशीनों द्वारा भूमि को समतल कर उसमें वनस्पति लगाना आदि उपाय। 5वां है, भूमि को परती छोड़ना हो तो उसमें आवरण फसलें लगाई जाए। कोई ऐसा फसल लगा दिया जाए जिससे कि उसका मिट्टी का क्या हो? क्षरण ना हो, ताकि मिट्टी को जैव पदार्थ तथा हरी खाद की प्राप्ति हो सके। जैसे कि वो कई बार कुछ जलावन वाला जंगल लगा दिया जाता है, तो वो जंगल क्या करता है कि उसका पत्तियां जब गिरती है तो खेत में उससे जीवांश भी आ जाता है, और साथ ही साथ मिट्टी खाली भी नहीं रहता है। खेत पानी में डूबा न रहे, इसके लिए जल के निकास की, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या है, उसको भी दूर करना। उसके बाद मरुस्थलीय क्षेत्रों में सुचारू रूप से सिंचाई की व्यवस्था करें। जैसे कि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसी प्रकार से सूरज की तेजी, गर्मी और भारी वर्षा से मिट्टी की रक्षा करने के लिए वानस्पतिक आवरण। बहुत तेज गर्मी वाला एरिया है तो वहाँ पे आप जंगल लगा दीजिए, बड़े बड़े पेड़ लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि मिट्टी का नमी बरकरार रहेगा वहाँ पर। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाना, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर, आज यहाँ कल वहाँ ऐसा पे प्रतिबंध लगाना। इसके बदले सरकारी सहायता से इनके कुछ क्षेत्रों में रासायनिक विधियों से भूमि की उर्वरता बढ़ाकर निवासियों के लिए अस्थायी निवास बनाना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अनुर्वर भूमि पर, जैसे कि अभी यहाँ खेती किया, फिर इसकी उर्वरता खत्म हुई, दूसरे जगह खेती करने लगा, तो यहाँ कहा जा रहा है कि सरकार से अनुदान प्राप्त कर कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि उसमें पुनः पोषक तत्वों की आपूर्ति हो जाए। दूसरा, कीटनाशी के रूप में एल्ड्रीन, इसको ध्यान में रखिए, एल्ड्रीन नामक रसायन का प्रयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अब एल्ड्रीन क्या करता है? इससे मेढकों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अब मेढक का प्रजनन क्षमता से उर्वरता को क्या लेना देना है? मेढक क्या करता है? मेढक क्या करता है? कीड़ों की संख्या को नियंत्रित करता है, क्योंकि कीड़ा क्या करते हैं? फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, कीड़ा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, तो एल्ड्रीन का उपयोग नहीं करना। भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास हो रहे हैं मृदा संरक्षण के लिए। क्या क्या प्रयास कर रही है सरकार? तो शिवालिक की ढलानों पर हरियाणा के सूखो माजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूखो माजरी गांव के लोग मिट्टी के कटाव तथा भू निम्नीकरण के कारण परेशान हो रहे थे, परंतु सरकारी तथा स्थानीय संस्थाओं के परिश्रम से घास लगाया गया, वृक्षारोपण की गई, तालाब खोदा गया। शिवालिक का ढलान वाला एरिया था, शिवालिक पहाड़ी का, तो वहाँ पे ढलान वाले एरिया पे क्या होता था कि बाढ़ आता था या बरसात के समय में पहाड़ के ऊपर से जो पानी आता था तो मृदा का कटाव कर देता था, जिससे मृदा क्षरण हो रहा था। इस बात से वहाँ के लोग काफ़ी मतलब परेशान थे, उन लोगों को सही ढंग से कृषि नहीं हो पाती थी, जिससे उन लोगों में गरीबी बहुत आ गया था। तो सरकार ने का ध्यान गया इस और सरकार क्या की वहाँ पर कि वहाँ पे वृक्षारोपण लगाया, घास लगाया, तालाब खोदा, बोला कि अगर पानी उधर से आएगा भी तो तालाब में इकट्ठा रहेगा। अब इनका गांव सूखो माजरी सचमुच खुशहाल हो गया। 1976 में वहाँ प्रति हेक्टेयर 13 वृक्ष थे और 1992 में उनकी संख्या 1272 हो गई, 100 गुना वृद्धि किया। अब वहाँ की मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ गई। पर्यावरण के सुधार से आर्थिक संसाधनों में वृद्धि स्वाभाविक है। पर्यावरण का सुधार होगा, कृषि आएगी, कृषि आएगा तो लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जैसे कि हम लोगों के एरिया में जब से मक्का की पैदावार शुरू हुई, मक्का का कृषि शुरू हुआ, तो लोगों में क्या हुआ? आर्थिक संपन्नता आई, लोगों के पास अब पैसा रहने लगा
और लोगों का रहन-सहन भी बदला, उनके घरों का बनावट, उनके और अन्य कार्यों का, उनके सुख-सुविधा में भी उन्नति आई। सुखो माजरी में 1979 में प्रतिवर्ष एक परिवार की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 रुपया थी, साल भर में मात्र 10,000, और 1984 में 15,000, अब तो बहुत अधिक हो गया होगा। तो इस तरह से यह चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो गया। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक और चीज़ बता देते हैं, इस चैप्टर में कहीं नोट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमको रिवाइज़ जब करना होगा आपको, एक बार आप वीडियो पूरा देख लेंगे और उसके बाद अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो सीधा-सीधा क्या करेंगे, हम इनका क्वेश्चन आंसर आप भी खुद से सॉल्व करेंगे या हम भी करवा देंगे। आप एक बार क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर को जब हम सॉल्व करवा देंगे, आपको जो लिखेंगे आप उस क्वेश्चन आंसर को, उसको 15 दिन 20 दिन के अंतराल पर एक बार देख लेंगे। और ऐसा जब 2-3 बार आप कर लेंगे 15-15 दिन के अंतराल पे, तो फिर आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो एग्ज़ाम में जब प्रश्न आएगा तो स्वतः आपको वो ध्यान में आ जाएगा। तो आगे की कक्षा में हम इसका प्रश्न उत्तर करवा देंगे। तो यह चैप्टर हमारा खत्म हुआ। अब इसका प्रश्न उत्तर करा करके फिर चैप्टर 3 कराएंगे। हमारा प्रयास है कि और कि या सितंबर के सेकेंड वीक तक जियोग्राफी को ख़त्म कर दें, उसके बाद फिर किसी और सब्जेक्ट को देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।